नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। This is Dr. Samina Tawfiq from Health with Dr. Samina Tawfiq YouTube channel, Insta and Facebook page. हमेशा की तरह संडे की क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करना पसंद करते हैं और इसके लिए बहुत से सवाल लोगों के जहन में होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन एम्बैरेसमेंट, शर्म या एक झिझक की वजह से ये अपने डॉक्टर से भी इवन ये क्वेश्चंस नहीं करते। तो हमने यही सोचा कि आज का टॉपिक हमारा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं? ये वो बीमारियां हैं जिन्हें एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। ये वो इन्फेक्शन है जो वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ये एक यानी समझ लें कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने का इनका तरीका ये है कि सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होते हैं और ये सेक्स वजाइनल हो सकती है, ओरल हो सकती है, एनल हो सकती है। इसके अलावा भी ये जो इन्फेक्शंस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन थ्रू सम अदर इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स। तो इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस देना चाहते हैं अपनी पब्लिक को, उन तमाम लोगों को जिनको कोई थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम है और वो अपना इलाज कराने में झिझक महसूस करते हैं, डॉक्टर से बात करने में झिझक महसूस करते हैं, या अपनी फैमिली में अपनी या शौहर बीवी को, बीवी शौहर को बताने में झिझक महसूस करता है। आज के हमारे टॉपिक का, आज के हमारे सेशन का मकसद ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में आपकी जो क्वेरीज हैं हम उनको आंसर करें। आपको जो झिझक है, जो प्रॉब्लम्स है और जिस झिझक की वजह से आप अपना इलाज नहीं करा पाते, हम आप में वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप अपना इलाज करा सकें, क्योंकि इनमें से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन है और आप अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने इनवाइट किया है, हमारी गेस्ट स्पीकर है प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हुमायूं साहिबा। प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हुमायूं हमारी बहुत सीनियर मेरी टीचर हैं, मेरी मेंटोर हैं और इनके बारे में हम क्या बात करें कि मल्टी फंक्शनल, मल्टी डायमेंशनल इनकी एक पर्सनालिटी है। गायनी ऑप्स के फील्ड में अगर इनका नाम ना लिया जाए तो गायनी ऑप्स के बारे में बात मुकम्मल नहीं होती। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं मैडम का। प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हुमायूं, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट FJMU सर गंगाराम हॉस्पिटल हैं। डीन सर्जिकल एंड अलाइड FJMU लाहौर हैं। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन FJMU। फैकल्टी मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। मास्टर ट्रेनर एडवांस लाइफ सपोर्ट इन ऑप्स। वाइस प्रेसिडेंट पंजाब SOGP सोसाइटी ऑफ ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी पंजाब। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FJOG जो कि हमारी ओल्ड ग्रेजुएट्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा मैडम ने मोर देन 30 अपने रिसर्च पेपर्स हैं जो कि पब्लिश हुए हैं वेल रिप्यूटेड जर्नल्स में, और अनगिनत मैडम के रिसर्च पेपर्स हैं, मैडम की रिसर्च है और इनके जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस हैं जिनकी काउंटिंग करना मेरे लिए एट दिस स्टेज नामुमकिन है। तो हम वेलकम करेंगे। वेलकम मैडम। वेलकम मैडम। थैंक यू समीना फॉर दिस एलैबोरेट एंड नाइस इंट्रोडक्शन। मैं तो एक हम्बल सा बंदा हूँ, आपने मेरी इतनी ज्यादा खसूसियात बता दी हैं तो बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, लेकिन बाद में मैंने क्योंकि एजुकेशन में मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने मास्टर्स किया इन मेडिकल एजुकेशन। सो आई एम इन एजुकेशन एज आई एम डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो पढ़ाना और वर्कशॉप्स और ये सब चीजें भी मेरी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी में जी आपका एजुकेशन और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी टीचर हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्टेड हैं। और आज के टॉपिक के बारे में बात करने के लिए स्पेशली हमने मैडम से बात की कि आप हमें टाइम दें ताकि आपकी बात लोग सुनते हैं, आपका बहुत रोल है इसमें, तो आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। तो हमने कीमती लम्हात में से चंद लम्हात चुराने की कोशिश की है और इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन और आंसर के दरमियान नहीं आऊंगी ताकि जितना हमारे पास टाइम है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। जी मैडम स्टार्ट करें फिर क्वेश्चंस आपके लिए जो ऑडियंस ने भेजे हैं। जी मैडम, पहला क्वेश्चन आपके लिए है
आर एसटीडीज कॉमन इन पाकिस्तान? लाइक हम पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एसटीडीज का क्या रेशो है और क्या स्टेटस है, प्लीज बताइएगा। देखिए, किस तरह से हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे कि इस टॉपिक पे बात करना, इसके बारे में किसी से पूछना मायूब तस्वर किया जाता है। हम ये समझते हैं शायद हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं तो हमारे मुल्क के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना होने के बराबर होंगे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, मेल पार्टनर्स बाहर जाके काम करने लगे हैं, वो वापस आते हैं। इसके अलावा भी जितनी घुटन हमारे मुआशरे में है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस काफ़ी कॉमन है। इसके ऊपर स्टडीज़ उस तरह से नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा लोग शेयर ही नहीं करते। लेकिन फिर भी जहाँ पे डेडिकेटेड स्टडीज़ हुई हैं कुछ एरियाज़ में, वहाँ पे इसका काफ़ी हाई इंसिडेंस पाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम यही चाहते हैं कि इसके बारे में स्टडीज भी कंडक्ट हो और लोग इसके बारे में बात करना जरूरी समझें। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। बीमारियां हैं, बीमारियों का इलाज भी है और प्रिवेंशन भी हो सकती है। लाइक हमारा तो मोटो यही है कि हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो हम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहते हैं कि आप लोग अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसके बारे में बात किया करें। जी मैडम, मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी टाइप्स की एसटीडीज हैं, यानी हमारी जनरल पब्लिक को अगर आप बताना चाहें तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसटीडीज? हाँ जी, टाइप्स इसमें 3 तरह के इकसाम हैं, जैसे बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, पैरासिटिक हैं। बैक्टीरियल में जो कॉमन है वो हमारे पास आती है गनोरिया, फिर आता है क्लेमिडिया, लिम्फ ग्रैन्युलोमा वेनेरम है, सिफिलिस है। और ये तो मेजर है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस वो हम बाद में बात करेंगे कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में आता भी है और नहीं भी आता। वायरल के अंदर हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, फिर ह्यूमन HIV या इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, जिसको HIV या एड्स भी आप कहते हैं। हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। पैरासिटिक के अंदर ट्राइकोमोनाइसिस आ जाता है। तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं और अभी बहुत सारी टाइप्स हैं जो ग्रेजुअली एंटर हो रही हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। थैंक यू मैम। मैम मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट टाइप्स ऑफ एसटीडीज आर कॉमन इन पाकिस्तान, यानी अगर हम पाकिस्तान की पब्लिक हमें देख रही है तो आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह की एसटीडीज हमारे यहाँ कॉमन है? पाकिस्तान के अंदर गनोरिया काफ़ी कॉमन है, क्लेमिडिया भी ठीक, कॉमन है। इसके ठीक हो बाद गया। बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। फिर आपने देखा हेपेटाइटिस कितना ज़्यादा है यहाँ पे। और सिमिलरली हर्पीस के साथ पेशेंट आ जाते हैं। HIV हम समझते हैं नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज हमारे ऐसे क्लस्टर एरियाज हैं जहाँ पे HIV बहुत ज़्यादा है। और जी हमें लगता है कि शायद नहीं है, बिकॉज जनरल OPDs में हम नहीं देखते, लेकिन डेडिकेटेड वो बात से बात निकलती है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो लोग उसी जगह जाते हैं जो सेंटर्स बने हुए होते हैं। लेकिन हमारे एरियाज हैं जहाँ पे ये चीज़ें, ये वाले वायरल इन्फेक्शन भी हैं। जी थैंक यू मैम। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि गनोरिया बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट है जी। आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गनोरिया इन मेल्स एंड फीमेल्स? गनोरिया जैसे कि एक बैक्टीरिया से, मैंने कहा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, औरतों और आदमियों में दोनों दोनों में हो सकता है। और यूजली ये मर्दों से औरतों में मुंतकिल होता है। इसमें ये भी होता है 80% में कि आपको इन्फेक्शन हुआ और कोई भी सिम्टम ना आए, लेकिन यूजुअली विद इन 2 वीक्स सिम्टम्स आने लग जाती हैं और एज अर्ली एज 3 दिन के अंदर भी सिम्टम्स आ सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जो आती हैं आदमियों औरतों दोनों में, वो पेशाब का बार बार आना, पेशाब का जल कर आना, फिर आपके मुतासरा हिस्से में इचिंग होना। इसके अलावा वजाइना या पीनस से डिस्चार्ज आ सकता है। डिस्चार्ज पस की तरह हो सकता है या लाइट ग्रीनिश सा डिस्चार्ज हो सकता है। अगर एनस में भी आपके इचिंग हो सकती है, उसमें से भी म्यूकाइड या पुरुलेंट डिस्चार्ज आ सकता है। लेकिन यूजुअली अर्ली स्टेज के अंदर डिस्चार्ज और यूरिनरी सिम्टम, जैसे मैंने कहा जल के आना, बार बार आना, ये ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है। जी बिल्कुल, लाइक बहुत ज्यादा कॉमनली यही होगा कि डिस्चार्ज है, इचिंग है, ये सब चीजें, और 2 से 3 दिन में ये सिम्टम्स आ जाती हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन गोनोरिया गो अवे ऑन इट्स ओन? नहीं, देखें, गनोरिया आपके अंदर पड़ा रहेगा, अगर ये सिम्टोमेटिक है तब भी आपको उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है।
और देखें ट्रीटमेंट इतना आसान है, एक टीका आप ले लें सेफ्ट्रैक्सोन का, या आप एक सिंगल डोज एंटीबायोटिक आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको दे दे, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आपने वो ट्रीटमेंट लिया हुआ हो। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो रिकरेंट इन्फेक्शन, जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी या आप साइलेंट कैरियर हैं, आप अपने पार्टनर में इसको मुंतकिल कर देंगे। तो इसके लिए इलाज ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलाज जरूरी है। आप इंतजार नहीं कर सकते कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि इलाज इतना मुश्किल नहीं है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें डायग्नोज करने दीजिए और जो ट्रीटमेंट वो आपको देते हैं वो जरूर लीजिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गनोरिया की प्लीज हमें ट्रीटमेंट, कॉजेज एंड प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ करते हैं आप। देखिए जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होगा जब भी आप कोई जिनसी ताल्लुकात, अज़वाजी ताल्लुकात कायम करेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसकी प्रिवेंशन भी बड़ी आसान है। अगर अज़वाजी या जिस्मानी ताल्लुकात में आप कॉन्डम यूज़ करें और मुतासरा हिस्सा जो है दूसरे के मुतासरा हिस्से से टच ना करे, तो आपका ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता। ये तो इसकी प्रिवेंशन हो गई। तीसरी बात ये कि आपकी रिलेशनशिप, अगर आपके अपने हस्बैंड वाइफ के एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, वो भी एक प्रोटेक्शन है। मोस्टली जैसे कि आपने कहा, जो ही आपको सिम्टम्स आए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रुजू करें और वो आपको जो ट्रीटमेंट दें उसको कंप्लाई करें। ये नहीं कि आप आधा ट्रीटमेंट छोड़ दें या आप लें ना ट्रीटमेंट। द मोमेंट आप ट्रीटमेंट लेते हैं, आप उस दौरान प्रोटेक्शन कॉन्डम यूज़ करें सेक्स के दौरान, या सेक्स से अवॉइड करें। जब आपको लगे कि अब सारी सिम्टम्स भी ठीक हो गई हैं और आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, तो दोबारा ना होने पाए उसके लिए आप कॉन्डम जरूर यूज करें। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि एक तो आप कॉन्डोम यूज कर सकते हैं इसकी प्रिवेंशन में, और दूसरा ये है कि सिंगल पार्टनर, और तीसरी बात ये है कि अपने डॉक्टर से रुजू करें जैसे ही आपको सिम्टम्स आती हैं। जरूरी नहीं, ये सिम्टम्स मिक्स भी होती हैं, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आप डायग्नोसिस पर जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी सिम्टम्स बताइए ताकि वो डायग्नोज करके आपका ट्रीटमेंट कर सके। इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम है, हाउ इज गोनोरिया स्प्रेडिंग? क्वेश्चन आया ग्नोरिया है। स्प्रेडिंग, हाँ जैसे कि मैंने ग्नोरिया स्प्रेडिंग का आपको अभी कहा कि सेक्सुअल हाँ एक्टिविटी जी से ही स्प्रेड करेगा। बिल्कुल। ये नहीं होगा कि आप कहें कि किसी मॉस्किटो से आपको लग जाए, या आप कहें कि किसिंग से लग जाए इसके लिए, या आपको टॉयलेट सीट से लग जाए। कैजुअल इससे नहीं होता, सोशलाइजेशन से, या आपको नॉब से लग जाए किसी दरवाजे की। तो इस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इसीलिए हम इसको बार बार उसके अंदर डालते हैं। इट इज टॉप ऑफ वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैक्टीरिया जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। कि मैम जी, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है मैम का कि ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इसका और कोई रूट नहीं है। इसलिए ड्यूरिंग सेक्स अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे बताया, कॉन्डोम यूज करें, अपने पार्टनर्स तक महदूद रहें, तो इसमें फिर आप इसकी प्रिवेंशन हो सकती है और इसके स्प्रेड का रेट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी, क्या गोनोरिया को हम किस तरह से हम टेस्ट, क्या है इसका पर्टिकुलर, कोई आप हमें बताएंगी कि हमें कैसे पता चल सकता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया? कोई टेस्ट है इसके लिए? जी, सबसे पहले तो आपको पता होगा सेक्सुअल एक्टिविटी का हिस्ट्री होगी। दूसरी बात, आप में अलामात आएंगी, जैसा कि मैंने भी आपको कहा, आपको बर्निंग, मैक्चुरेशन या यूरिन जल के आ रहा है, बार बार आ रहा है, आपको ड्यूरिंग सेक्स पेन हो रही है और डिस्चार्ज आपको आ रहा है, तो इलामात से आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है। उस पर लेबॉर्ट्री में जब आप जाते हैं तो यूरिन सिंपल टेस्ट हैं, आप यूरिन टेस्ट के जरिए इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। अब न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट आ गए हैं जो बड़े ही रिलायबल टेस्ट हैं। और अगर आपको लगे, अगर आपके डॉक्टर को लगे कि नहीं और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, तो कई दफ़ा स्वैब टेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन यूजुअली ये यूरिन से आराम से डायग्नोज हो जाता है। और इसमें थैंक एक यू मैम। यूरिन, फर्स्ट जो यूरिन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन, दैट इज मोर डायग्नोस्टिक। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। बहुत ही आसान टेस्ट बताया है मैडम ने कि आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं, तो वो आप यूरिन टेस्ट कराइए। वो बहुत सिंपल है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। फर्दर अगर स्वैब टेस्ट पर जाना है या मजीद इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट आपका यूरिन टेस्ट है, उसके बाद उसको आप स्टेप अप कर सकते हैं। थैंक यू मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी, व्हाट कॉजेस सिफिलिस इन अ वुमेन? सिफिलिस के बारे में भी ये था कि सिफिलिस बेसिकली आया कहाँ से। सिफिलिस आप इंसानों में मुंतकिल हुआ चिंपैंजी से, और ये अफ्रीका में बहुत कॉमन है। अभी भी इथियोपिया, कीनिया वगैरह में स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर के ऊपर यूज होता है, और एवरी पेशेंट हैज टू गेट अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस। हमारे यहाँ भी है लेकिन उतना उस तरह से नहीं है, और स्पेशली हमारे यहाँ ये कॉमन है सेक्स वर्कर्स में या गेज में, या इस तरह जिनके रिस्की बिहेवियर्स हैं उनमें तो ये कॉमन है। जनरल पॉपुलेशन में इसका इतना इंसिडेंस नहीं है। आपने पूछा कि सिफिलिस मुंतकिल कैसे होता है? जी, फीमेल्स में कैसे हो जाता है सिफिलिस, क्वेश्चन है। हाँ जी, सिफिलिस एक तो सेक्सुअल एक्टिविटी से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। सिफिलिस का दूसरा ये भी है कि अगर ओपन अल्सर्स हैं मुंह के अंदर तो ये किसिंग से भी हो सकता है मुंतकिल, क्योंकि इसके लिए म्यूकस मेम्ब्रेन का या एक से और जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहाँ पे इवन आपके जो मुतासरा, जैसे हाथों पे कोई अल्सर बना हुआ है या मुंह पे बना हुआ है तो बच्चों को आप किस कर रहे हैं, बच्चे इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, और साथ रहने वाले स्किन टू स्किन कांटेक्ट से इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर आपके जिस इंसान जो सफरर है उसके अंदर अल्सर्स बने हुए हैं। तो एक से इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच जी, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया जी। सेक्सुअली तो ये होता ही है, लेकिन सिफिलिस का जो पेशेंट है उसकी अगर स्किन पर ऊपर अल्सर्स बने हुए हैं या उसकी बॉडी पर कहीं भी ऐसी है जो स्किन लीजन है, उसके थ्रू ये दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। अभी मैम ने बात की है कि ये म्यूकस के जरिए भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम यही था कि कैन समवन गेट सिफिलिस फ्रॉम किसिंग? तो वो आपने थोड़ा सा तो बताया है, इसको हम स्पेशली जरूर बताना चाहेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को भी प्यार किया जाता है या किसिंग का। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में इन्हें किसिंग के बारे में हमारी पब्लिक को प्लीज बताइए। सिफिलिस का पेशेंट अगर किसिंग हो जाती है तो फिर क्या हो? सिफिलिस का ये होता है कि सिफिलिस का बैक्टीरिया आपके जहाँ भी कट होगा, जहाँ भी थोड़ा सा ब्रीच होगा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो ये वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट होता है इस बैक्टीरिया का। उस एंट्री पॉइंट पे एक छोटा सा अल्सर बन जाता है जिसको शेंकराइड भी आप कहते हैं। अब ये लीजन जो होती हैं आपके मुंह के अंदर हो सकती हैं, होंठ पे हो सकती हैं, आपके किसी भी एरिया में हो सकती हैं। जब वो एरिया आप किस कर रहे हैं, बच्चे से टच कर रहे हैं, या फर्ज करें निप्पल के ऊपर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो वो उससे डायरेक्टली मुंतकिल हो जाता है। इसलिए ऐसे मरीज जिनके ओपन अल्सर्स हों या जो अर्ली स्टेज डिजीज में होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होते हैं, और उनमें जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल करने का ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू कि वो मरीज जिनकी ये लीजन्स अभी नहीं है और वो उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं। थैंक यू मैम। एक मैम ने बताया है कि बच्चों को किस करने से या ब्रेस्ट फीड मदर जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, अगर उनकी निपल पर कोई लीजन है तो उससे भी हो सकता है। मैडम से मेरी रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज हमारी पब्लिक को प्लीज बताइए कि सिफिलिस के लिए आप कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स इन्हें क्या बताना चाहते हैं कि इन्हें पता चल जाए कि ये पेशेंट जिसकी स्किन लीजन है ये सिफिलिस से सफर कर रहा है। कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स कॉमन? हाँ जी, सिफिलिस के अंदर जो इनिशियल इन्फेक्शन में हो सकता है वो अननोटिस चला जाए, क्योंकि जो इनिशियल इन्फेक्शन जिसके अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, वो मुतासरा हिस्से में एक छोटे से सुराख के थ्रू आपके अंदर एंटर हो जाएगा। वहाँ पे वो एक अल्सर बनाता है जो कि पेनलेस होता है और अननोटिस चला जाता है, और वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, यानी इट हील्स एट इट्स ओन। तो ये हो सकता है 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते, ज्यादा 3 महीने में वो खुद ब खुद ही हील हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। और अगर वो अननोटिस चला गया तो उस वक्त तो इंसान जो है उसमें तो अननोटिस चला गया, लेकिन वो इंसान कैरियर बन जाता है और दूसरे के अंदर मुंतकिल कर सकता है। इसके बाद इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज। नंबर 2 आ जाती है इसमें सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंदर रैश बन जाता है बॉडी के ऊपर। कई दफा रैश शुरू होता है आपके बैक से या चेस्ट से रैश शुरू होगा, और वो हाथों में जा सकता है, पाँव के एड़ियों में जा सकता है, या सारे जिस्म पे फैल सकता है। कई दफा ये रैश इतना डार्क स्किन होगी तो रैश इतना अननोटिस्ड होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। वाइट स्किन में तो रैश जरा भी बनेगा आपको पता चल जाएगा, अच्छा जी कुछ ना कुछ रैश हुआ, और आप जाके डॉक्टर को दिखाएंगे।
अच्छा, रैश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बुखार रह सकता है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकती है, बाल गिर सकते हैं, फिर गला खराब हो सकता है और सर में दर्द रह सकती है। तो ये सारी इलामात जो हैं ये शो कर रही होती हैं कि साथ कुछ क्रस्टी लीजन जैसे वॉट लाइक आपने देखे होंगे वो बॉडी के ऊपर बन जाती हैं। इस स्टेज के ऊपर या प्राइमरी स्टेज के ऊपर अगर आप अपने डॉक्टर के पास चले जाते हो तो इसका बिल्कुल 100% इलाज हो जाता है। फर्ज करें कि आपका ये भी अननोटिस चला गया, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, रैश हुआ, थोड़ी कमजोरी हुई, सर में दर्द हुई, फटीग हुआ, आपने उसको भी नोटिस ना किया, फिर आप एक तीसरी स्टेज में एंटर हो जाते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज आपकी सालों रह सकती है, लेकिन उस लेटेंट स्टेज में आप इन्फेक्टेड रहते हैं और आप अपने पार्टनर को या अपने जो करीब आने वाले लोग हैं उनमें इसको मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत थोड़े लोग जो होते हैं उनके अंदर ये जाके चौथी स्टेज में एंटर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्टेज। जो चौथी स्टेज है वो बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया या जो सिफिलिस है वो आपकी सारी बॉडी पे हमलावर हो जाता है, आपके नर्वस सिस्टम, आपके हार्ट, जिगर, वो सबको। तो उस स्टेज को अवॉइड करने के लिए बेहतर ये कि इसको प्राइमरी स्टेज के ऊपर ही डायग्नोज कर। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने स्टेजेस बताई हैं, मैं चाहती हूँ कि सब गौर से सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है मैम की तरफ से कि स्टेजेस को अगर आप नोटिस करें तो जो आप प्राइमरी स्टेज पे जाकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिल रहे हैं। इसी तरह से रैश के साथ जो फीवर का बताया है, भूख का खत्म हो जाना, वेट लॉस होना, यानी इम्यूनिटी आपकी कंप्रोमाइज हुई है, तो आप उसको जरूर देखें, जरूर चेकअप कराएं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात टाइम पीरियड की है। आपने जल्दी डायग्नोज कराया, ट्रीटमेंट कराया तो 100% क्योर है, अदरवाइज फिर फोर्थ स्टेज पे तो मैम ने आपको बताया है कि फिर आप क्या। और दूसरी सबसे खतरनाक बात इसमें ये है, सेक्स के जरिए भी ट्रांसमिट होता है, स्किन टू स्किन भी ट्रांसमिट होता है, तो इसलिए आप जब खुद से अपने आप को ठीक फील कर रहे हैं लेकिन आप दूसरों में इसके फैलाव का सबब बन रहे हैं, तो इसको जरूर देखें। सिफिलिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑलवेज इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपके लिए इसी के बारे में ही है, सिफिलिस का ही रिलेटेड, आपने कुछ इसके बारे में भी बताया भी है। क्वेश्चन हमें भेजा है इन्होंने कि इज सिफिलिस 100% क्योरेबल? हाँ जी, बिल्कुल 100% क्योरेबल है। आप किसी आपको जो लास्ट स्टेज से पहले अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, आप डॉक्टर से रिव्यू कर लेते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा इलाज है, एक आप इंजेक्शन लगवा लें, आप ये सारे का सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। या वो आप देख के ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक दे देंगे, वो भी 5-7 दिन आपने या 10 दिन आपने एंटीबायोटिक लेनी और आपका 100% क्योर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि जब आप इस ट्रीटमेंट ले रहे हों तो उस वक्त आप प्रोटेक्शन करें, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी से अवॉइड करें या कॉन्डम यूज करें, बल्कि बेहतर है कि अवॉइड करना बेहतर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है कि 100% क्योर रेट है। तो आज के सेशन का मकसद भी यही था कि अवेयरनेस क्रिएट कर सके हम अपनी पब्लिक में कि डरना नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, बजाय इसके कि आप उसको छुपा कर रखें, अपना भी इलाज ना कराएं और पाकिस्तान में भी आप सिफिलिस फैलाने का सबब बन जाए। तो उससे बेहतर है कि आप अपना ट्रीटमेंट करा लें। बहुत सिंपल, बहुत कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, अर्ली स्टेज पर कराएं। थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट कॉजेस बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन फीमेल्स? हाँ जी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसा कि मैंने कहा कि सेक्सुअल एक्टिविटी भी वन ऑफ द रीजन है, लेकिन बेसिकली ये होता है आपके वजाइना के अंदर पीएच चेंज हो जाए किसी भी वजह से, जैसे आप बहुत ज़्यादा वॉशिंग करें, हमें बड़ा आजकल फैशन है डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, या आप स्विमिंग में जा रहे हैं और इस तरह के फोम्स यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो बैक्टीरिया, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया जो आपके होंगे वो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और ये जो अनहेल्दी ये ग्रो कर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से ही फैले, ये इस वजह से भी फैल सकता है। या आप बिला वजह की क्रीमें यूज़ कर रहे हैं, या जैसे आपको कुछ भी नहीं और आपने जाके कहा नहीं मुझे ये हो रहा है, उन्होंने आपको दे दी कि अच्छा ये ट्रीटमेंट कर लो, या आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अच्छा मुझे फलाने वक्त ये हुआ था और मुझे ये दवाई मिली थी, और आपने वजाइना के अंदर कोई ना कोई क्रीम यूज़ कर ली। ओवर जब आप क्रीमें यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया अंदर है वो ख़त्म हो जाते हैं।
और अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो एक बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि ये सेक्सुअल तरीके से ही ट्रांसमिट। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस इसीलिए हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, और बैक्टीरियल वेजिनोसिस का डैमेज भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर इन्फेक्शन। बिल्कुल जी, बिल्कुल इनफर्टिलिटी तक कॉज कर देता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस इतना ज्यादा। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये सेक्स से नहीं होता, सेक्स से भी हो सकता है, लेकिन इसकी और बहुत सी कॉजेज हैं जो भी मैम ने आपको बताई हैं। तो इसमें एक सेल्फ मेडिकेशन की बात को मैं मैम की पूरे आंसर से पिक करूंगी कि हमारे रूटीन में हम देखते हैं कि एक बार एक पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, हमने उन्हें वजाइनल क्रीम या टैबलेट एडवाइस की, उसके बाद साल हर साल वो प्रिस्क्रिप्शन वो खुद से रिपीट करते रहे, तो उसका फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। जब आपका कंसल्टेंट आपको एग्जामिन करता है, आपको देखता है, आपको कोई मेडिसिन देता है, तो वो उसके लिए होती है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको वो सिम्टम्स ना हो, आप मिक्स कर रहे हो और आपने हेल्दी, जिसे हम कहते हैं ना अच्छे वाले बैक्टीरिया जो वजाइना में होते हैं, आप उन्हीं को किल कर दें और आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाए। तो इस चीज का खास ख्याल करें। सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी, आपने हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर से रुजू करना है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट आपके लिए है। डज बैक्टीरियल वेजिनोसिस मींस यू हैव एन एसटीडी? नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एसटीडी नहीं है, इसको अब ऐड कर दिया, लेकिन इट इज नॉट अ प्योर एसटीडी, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड उस तरह नहीं है। ये आपके अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से जो वेजाइना में होता है और आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन होता है। जी बिल्कुल, ये इस ग्रुप में ये जरूर इसका जिक्र होता है, लेकिन ये हम इसे बिल्कुल यही लेबल नहीं करते कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। अभी आपको जैसे बताया गया है कि इसके और भी कॉजेज हैं इसके आने के, इस बीमारी के, तो ये इस लिस्ट में है, लेकिन 100% इसको आप लेबल नहीं कर सकते कि एसटीडी है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप बैक्टीरियल वेजिनोसिस इन्फेक्शन परमानेंटली? कोई ऐसा सोल्यूशन है? हाँ, देखिए, परमानेंट तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट ये कि आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप ये डूशिंग, जो नई नई जो आपको फोम या जेल जो यूज कर रहे हैं उसको ना करें। दूसरा, कॉन्डम यूज कर रहे हैं। तीसरा, आप बहुत जैसे आपने अभी कहा कि सेल्फ मेडिकेशन आप कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप अवॉइड कर लें तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस को आप अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। प्रिवेंशन के जो स्टेप्स आपको बताएं आप ख्याल रखें। और जब तक, हाँ, वजाइनल वॉश बहुत ट्रेंड में है, वजाइनल ड्रेसिंग, वजाइनल वॉश, जो आपको पर्टिकुलरली आपका कंसल्टेंट आपको देता है, वो देखता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को तो नहीं किल कर देंगे, वो आपकी वजाइना की पीएच को तो नहीं चेंज कर देंगे। मॉइस्चराइजर जो होते हैं इसमें वो क्या है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं एलिमेंट एंटर जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी वजाइनल कैनाल को नुकसान पहुंचाए। तो ये भी आप बगैर, आप मेडिकल स्टोर पर जाकर वजाइनल वॉश मत परचेज कीजिए, क्योंकि ये बहुत सी कंपनीज ने बहुत से बनाए हैं, लेकिन इसके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं फायदे की बजाय। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इज इट पॉसिबल फॉर अ मदर टू पास गोनोरिया टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? गोनोरिया का क्वेश्चन फिर आ गया। हाँ, गोनोरिया का फिर आ गया। गोनोरिया का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऐसा तो नहीं आप कहेंगे, क्योंकि गोनोरिया यूजुअली कंजेनिटली भी आप एट टाइम्स ट्रांसप्लेसेंटल जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, और यूजुअली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी हम पहले भी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं पेशेंट को, और इसलिए इतना इसका वो नहीं है कि आप इसको ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बच्चे के अंदर मुंतकिल करते हैं। लेस चांसेस हैं। चांस तो देखिए हर चीज का है, लेकिन दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन ये है कि जब आप रेगुलर एंटीनेटल वो 9 महीने जो आप अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं, तो वो आपकी हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपकी लैब्स हो रही होती हैं, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं, तो वहीं पे वो आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है और इसकी प्रिवेंशन के तमाम स्टेप्स फॉलो कर लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी, आई एम 35 years old female having fishy smelly discharge from vagina for the last 6 months.
itching and burning around the vaginal area. Please tell me what is this? देखें, जब भी आपको फिशी स्मेल आ रही है और बर्निंग भी हो रही है, इचिंग भी हो रही है, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस आपके जहन में आता है, क्योंकि इस तरह का डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का कलर आपको यूजुअली बहुत मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, ये डिस्चार्ज थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, लेकिन फिशी स्मेल इज मोस्टली जो है इसमें आती है आपके बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जी बिल्कुल। और दूसरा मैसेज ये है कि आप प्लीज जाएं और 6 मंथ से अगर आपको डिस्चार्ज है तो आप एग्जामिनेशन कराएं और अपना ट्रीटमेंट लें, आप ठीक हो जाएंगी। आप क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई एम 29 years old female, diagnosed, I am 26 weeks pregnant, diagnosed herpes positive. Can I pass it to my fetus in the womb or during childbirth? बिल्कुल, देखिए हर्पीज का भी जैसे हमने बात की थी सिफिलिस की, हर्पीज में भी एक प्राइमरी हर्पीज है। ये प्राइमरी हर्पीज सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी का मतलब ये कि एक दफा आपको हर्पीज हो गया, वो बार बार होता है, क्योंकि हर्पीज आपके नर्व गैंग्लियन में बैठ जाता है। हर्पीज का ये कि अगर आपकी प्राइमरी लीजन है और आपकी उस वक्त, अभी आप ये तो हैं थोड़ी अगली में पता चल गया जैसे पॉजिटिव हो गई हैं, अभी डिलीवरी से लेट है, काफी डिलीवरी जाके होगी 40 हफ्ते पे या 37 हफ्ते पे, और इमीडिएटली आपने अपने डॉक्टर को बताया कि मुझे, उसने डायग्नोज किया और आपने हर्पीज का ट्रीटमेंट ले लिया, तो आप उस वक्त वो ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये कि अब आपका इन्फेक्शन, बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम है। अगर प्राइमरी ही इन्फेक्शन आपको हुआ है और उसी वक्त आपकी लेबर पेन शुरू हो गई और अब आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और वहाँ पे आपके ब्लिस्टर बने हुए, क्योंकि हर्पीज के अंदर छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, और उन छालों के दौरान अगर आपकी डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी होगी फिर तो बहुत हाई चांस है कि आप बच्चे में मुंतकिल कर देंगे। लेकिन अगर वो आपने ट्रीटमेंट ले लिया है और आपका छाले वगैरह डिसअपियर हो गए, आप सिम्टम फ्री हो गए, तो देन देयर इज नो हार्म कि आप वेजाइनल डिलीवरी की तरफ चले जाए। प्राइमरी के अंदर यूजुअली अगर आपको हर्पीज हुआ है और आप जा रही हैं लेबर में, तो आपका डॉक्टर आपको कहेगा इससे बेहतर ये है कि आपका हम सिजेरियन करते हैं, ताकि चांसेस बच्चे में मुंतकिल होने के बहुत मिनिमम हो जाए, फिर भी 1% चांस होता है। तो प्राइमरी लीजन जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सेकेंडरी अगर एक्टिव लीजन आपकी है जो कि बहुत ज़्यादा देर नहीं रहती, आपका टोटल ड्यूरेशन जो हर्पीज का है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रहेगा। 10 दिन के बाद क्रस्टिंग, हीलिंग सब शुरू हो जाती है। लेकिन एक्टिव के अंदर यस देयर इज़ क्वाइट हाई चांस कि आप बच्चे में 50% चांस होता है कि आप मुंतकिल करते हैं बच्चे में, और बच्चे के लिए तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। इसके अलावा थ्रू, जैसे वर्टिकल, 2 तरह की ट्रांसमिशन होती हैं, एक हम कहते हैं थ्रू प्लेसेंटा, वो भी हो सकती है हर्पीज की, और वो भी बच्चे को बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन करती है और कई दफ़ा स्टिल बर्थ हो जाती है, बच्चेदानी के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, या अबॉर्शन हो जाती है, या उसके और बहुत सारे आँखों के और दिमाग के, और उसमें भी जा सकता है। और एक होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कि अब ये उसमें नहीं जा रहा और आपने ड्यूरिंग पैसेज थ्रू कैनाल आपने उसको एक्वायर कर लिया, दोनों चीजें बच्चे के लिए खतरनाक। जी बिल्कुल जी, ये थैंक यू वेरी मच मैम जी। बच्चे के लिए है ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एज वेल एज कि आपके पेट में जब बच्चेदानी में बच्चे की अफजाइश हो रही है, वो नशोनुमा पा रहा है, वहाँ पे अनोमलीज यानी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हर्पीज की एक्टिव होने की वजह से प्राइमरी लेयर में। और रूट के बारे में भी मैडम ने बता दिया है कि अगर इस तरह का रिस्क आता है, एक्टिव फॉर्म में सेकेंडरी में आते हैं, तो वो वजाइनल डिलीवरी की बजाय अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आप सी सेक्शन करा लें, तो आप उसकी बात सुने, उससे रिस्क कम हो सकता है। 100% तो वो भी खत्म नहीं होता, वहां पे भी 1% का मैडम ने बताया कि रहता है। थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है जी, हाउ डू यू नो इफ अ गाय हैज HIV? HIV के बारे में है जी, कैसे पता चल सकता है कि किसी को HIV है? HIV आपको पता है जब 60 में 70s में शुरू हुआ या 80s में, तो इसका बहुत ही ज्यादा हो गया, बल्कि इसने एक वबा इख्तियार कर ली। अच्छा, उस वक्त इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। HIV के भी स्टेजेस हैं। अगर आपकी अर्ली स्टेज डिजीज है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV जो प्राइमरी या अर्ली स्टेज है उसके अंदर तो यूजुअली कोई सिम्टम हो सकता है ना हो, बड़ी मिनिमम सी सिम्टम होंगी,
और जैसे सर में जुकाम होगा, सोर थ्रोट होगा, फटीग होगा, आपको लगेगा बड़े कमजोर हैं, टायर्ड हैं, लेकिन एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी कि आप उस एरिया से हैं जहाँ HIV है या आपके पार्टनर को HIV है। जिन एरियाज में ये बहुत ज्यादा है वहाँ तो एक स्क्रीनिंग के तौर के ऊपर इसको हर पेशेंट को हर बंदे को, मतलब जो भी इंसान वहाँ पे रहते हैं उनको दे हैव टू गो फॉर अ स्क्रीनिंग ऑफ HIV। हो सकता है आप उसमें आप में कुछ भी ना हो, आप ठीक हो जाए, ये सारी सिम्टम्स खत्म हो जाए, लेकिन सबसे इसमें जो मुश्किल बात हो ये कि आप इन्फेक्टेड रहते हैं और आप ये पास ऑन कर सकते हैं अपने पार्टनर को। और इसके बाद ये क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक स्टेज के अंदर आप इन्फेक्टेड रहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ भी ना कह रहा हो, स्वाय थोड़े बहुत टायर्डनेस दे दे कर दे। ये खतरनाक हो जाता है जब ये बन जाता है एड्स कह रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये इंतहाई खतरनाक है, अब ये जानलेवा है। इस स्टेज के ऊपर आपकी जो सिम्टम्स हैं, आपको क्रॉनिक डायरिया रह सकता है, हर वक्त आपका पेट खराब रहेगा, वजन गिर जाएगा, पेल स्किन हो जाएगी, बाल आपके झड़ सकते हैं, फिर आप की पूरी बॉडी की मसल एक्स एंड पेन शुरू हो जाती हैं। ये स्टेज जो है ये बहुत खतरनाक है, मुंह के अंदर छाले बन जाएंगे। ये इसको हम कहते हैं जो असल एड्स है वो ये है। उससे पहले आप इन्फेक्टेड हैं, आप दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो वैसे तो सारी स्टेजेस ही खतरनाक हैं, लेकिन ये स्टेज इंतहाई खतरनाक स्टेज है। इन्हीं इलामात से आपको पता चल जाएगा कि आपका जब इंसान जो अगर उसको ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। और अगर कोई रिस्की आपका बिहेवियर है, कोई आपने अननोन पार्टनर के साथ सेक्स है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या जैसे गेज हैं, इन सब के अंदर देयर इज अ हाई चांस कि आपने ये इन्फेक्शन उससे एक्वायर कर लिया। जी थैंक यू वेरी मच जी। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है HIV का नाम, जहां हम टेस्ट भी लिख देते हैं तो फैमिलीज बहुत, ये आपने क्यों लिख दिया है, तो इसको बिल्कुल नॉर्मल है ये एक। बल्कि अब तो मैम जैसे हमने वो प्रेग्नेंट खवातीन आती हैं तो बेस लाइन में हमने HIV ऐड किया है। शुरू में हम लिखते थे तो बिल्कुल इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। हमें चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करें, इसको समझें कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज भी मुमकिन है, इसकी प्रिवेंशन भी मुमकिन है। तो मैम ने जैसे बताया है कि ये जो अलामात आपको बिल्कुल सिंपल सी बता दी गई है अर्ली स्टेज की HIV की, ये अलामात अगर आए। और दूसरा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने की है कि आप खुद भी जजमेंटल हो सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर आपको ये अलामात आ रही हैं और प्रीवियसली आपका कोई एक्सपीरियंस है कोई सेक्स वर्कर्स के साथ, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ, या आप किसी ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पे ये डिजीज कॉमन है, तो आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है ताकि आप अपने पार्टनर में ये मुंतकिल ना कर दें और इसके फैलाव का आप सबब ना बन जाए। जैसे अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट घूम रहा है, उसको तो पता है कि उसमें ये रिस्क है, और वो किसी बार्बर शॉप पर जाता है, किसी पार्लर पर जाता है, या वो अपनी जो उसकी वाइफ है उसके साथ अपने सेक्सुअल ताल्लुकात बनाता है, तो उस सूरत में ये फैलाव का सबब बन सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा विजिलेंटली आपको देखना है कि अगर आपका कहीं भी ऐसा एक्सपोजर है कि आप समझते हैं कि ये रिस्क हो गया है, तो जस्ट अपने आप को टेस्ट कराएं, अपनी अलामात पर बहुत ज्यादा मुतवज्जह हो और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल एड्स जो कि क्रॉनिक इसी का इन्फेक्शन होगा उसमें जाने से बेहतर है कि आप उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करा लें। गवर्नमेंट के बहुत से HIV एड्स के ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। तो ये इलाज इतना नामुमकिन और मुश्किल नहीं है, महंगा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सेटअप्स हैं वो आप देख सकते हैं, हम भी आपको उनके नंबर्स दे सकते हैं, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे। वहाँ आपको फ्री मेडिसिन मिलती है, इलाज कराना जरूरी है। थैंक यू मैम। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करूंगी जो अभी हम रह गई है, ये खास तौर के ऊपर जो लोग नशा करते हैं या सिरिंजेस शेयर करते हैं या कई ट्रांसफ्यूजन अनस्क्रीन ब्लड आपको लग जाता है, तो वो भी एक सोर्स है ये इसको स्प्रेड करने का। आप कहेंगे कि नहीं अच्छा देखें मेरा तो कुछ भी नहीं था, आपने भी एक पढ़ी होगी सिंध के अंदर एक कितने बच्चों को एड्स हो गई, या जैसे थैलेसीमिया के बच्चों का एक स्कैंडल आया था जिनको अब नॉन स्क्रीन ब्लड लग गया था। तो इसके ब्लड भी बहुत ही अहम जरिया है इसकी मुंतकली का। जरूरी नहीं कि आप ये कहें कि आपका इस तरह का कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, इसका ब्लड और जो इन्फेक्टेड सिरिंजें जैसे हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। जरा भी थोड़ी सी बीमारी होगी, मुझे कमजोरी होगी, मैं ड्रिप लगवा लूँ,
या जाके टीके लगवाने का बहुत रिवाज है, नहीं टीके से ताकत आएगी। तो हमें नहीं पता सिरिंजेस आपकी रीयूज होती हैं, आपकी सिरिंजेस उस तरह से स्टरलाइज नहीं होती, तो इससे भी आपको एड्स हो सकता है। जी बिल्कुल। HIV पर आते आते मेरा और मैडम का आपने देखा कि हम बहुत डिटेल में जाना शुरू हुए, हम बहुत डिस्कस करें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में हम डेली बेसिस पर देखते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, इसको कोई समझता नहीं है। और अगर किसी का HIV पॉजिटिव आ जाए तो प्लीज उसको ये मत समझिए कि वो बुरे किरदार का है या उसको कहीं सेक्सुअली लगा है। मैडम ने बताया, मैंने बताया, ये कहीं से भी कोई सिरिंज से लग सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग जिसकी नहीं हुई वहां से हो सकता है, यूज सिरिंजेस है, टैटूज बच्चे बनवा लेते हैं, ये कहीं से भी हो जाता है। किसी बार्बर शॉप पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप गए और आपको पता ही नहीं है। हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज बी केयरफुल कि एक दूसरे के वो रेजर्स, एक दूसरे के ब्रशेस और इस तरह की चीजें मत यूज करें। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारी वो जनरेशन है जिन्हें आने वाले वक्त में पाकिस्तान का फ्यूचर है आप, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आप सब ठीक है, अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को अपने तक महदूद रखिए, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल ना कीजिए। और अगर कोई HIV पॉजिटिव आ जाता है, बच्चा या बच्ची, प्लीज वो नफरत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है कि वो बुरे किरदार का है या उसका कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है। इसके और भी बहुत से तरीके हैं ट्रांसमिशन के, जो भी हमने आपसे डिस्कस किए हैं, और उसके बारे में उस बिचारी या बेचारे को पता भी नहीं होता, तो उसको लेबल मत कीजिए, उससे नफरत मत कीजिए, उसके साथ मॉरल सपोर्ट बनिए और उसके इलाज में उसकी मदद कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे एजुकेशन के लिए हॉस्टल्स में जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, रूम शेयर करते हैं, फ्लैट शेयर होते हैं, हॉस्टल्स में इकट्ठे रहते हैं। तो ये एक चीज, बल्कि एक शायद किसी चैनल से एक ड्रामा भी आया था जिसमें दो रूममेट्स का ही ऐसा हुआ था कि एक रूममेट को बिल्कुल नहीं पता था और दूसरे ने उसका शेविंग रेजर यूज कर लिया था। तो इस चीज का बच्चों खास तौर पे ख्याल रखिए। HIV काबिल नफरत नहीं है, एक बीमारी है, हो गई, उसका इलाज कराइए और इसके फैलाव का सबब ना बनिए, जिम्मेदार शहरी बनिए और अपना इलाज करा के इसको प्रिवेंशन में अपना कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रिलेटेड गायनी ऑप्स का ही है। कैन HIV पॉजिटिव मदर कैन ट्रांसमिट टू हर फीटस इन द यूट्रस और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? बिल्कुल। HIV अगर तुम आपको डायग्नोज हो जाए कि मदर को HIV है, तो आप एंटीवायरल ट्रीटमेंट पेशेंट को दें। एंटीवायरल ट्रीटमेंट से ये इसका इंसिडेंस पास होने का बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर HIV आपने ट्रीटमेंट नहीं हुआ और माँ इन्फेक्टेड है या उसकी लेटर स्टेजेस हैं, तो ये इतना हाई चांस है कि HIV बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। इसके अलावा अबॉर्शन का रेट हाई हो जाता है HIV के साथ। इसके अलावा प्री टर्म लेबर का रेट, बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। फिर अर्ली डिलीवरी जैसे मैंने कहा, और ये थ्रू प्लेसेंटा, ब्लड बॉर्न है तो ब्लड के थ्रू ये बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। बच्चा पैदा हो सकता है HIV मदर से HIV पॉजिटिव बच्चा। इसके अलावा ड्यूरिंग डिलीवरी भी चांस है, दोनों तरह का चांस है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल होता है जो माँ से आपके बच्चेदानी के अंदर मुंतकिल हो जाए, वर्टिकल जब आप डिलीवरी के दौरान मुंतकिल कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में चांस है मुंतकिल होने का, इसलिए इसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी आप कहते हैं मत कराएं अपने बच्चे को। और अगर डायग्नोज हुआ है तो फौरन ट्रीटमेंट दें माँ को। 2 हफ्ते 3 हफ्ते का एंटीवायरल मल्टीपल ड्रग्स आ गई हैं, पहले तो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं था। एंटीवायरल ड्रग से कंट्रोल हो जाता है, यानी इसका वायरल लोड कम हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल चांसेस जीरो हो जाएंगे, नहीं, जीरो चांसेस नहीं होते। बच्चे को बार बार चेक करना पड़ता है डिलीवरी के बाद, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ में तो बहुत मल्टीपल बारी बारी चेक करके देखना पड़ता है कि उसके अंदर तो नहीं है ये। और इवन आफ्टर 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स तक बच्चा जो अंडर सुपरविजन रहता है, ताकि अगर बच्चे में जरा भी कुछ हो तो फौरन उसको ट्रीट करें। जी बिल्कुल। HIV की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ट्रांसमिशन हैं, बहुत ज्यादा रिस्क हैं, लेकिन अब इसका टाइमली ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स ही इसका सोल्यूशन है और कुछ नहीं इसका हो सकता। और HIV का जो हम आपको मैसेज दे रहे हैं, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, आप
जानते हैं कि आपका कहीं एक्सपोजर हुआ है, तो आप इसकी प्रिवेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप अगर कहीं भी फील करते हैं एरिया ऐसा है जहाँ पे HIV पॉजिटिव लोगों को कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज हैं, हम नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये बहुत कॉमन है। HIV ये ऐसी बीमारी नहीं है कि इसको आप समझ लें कि बस ये है कि नहीं, पाकिस्तान में है, एग्जिस्ट करती है, ट्रीटमेंट भी होता है। तो आप प्लीज अपना ट्रीटमेंट लें और विजिलेंटली इसको लें, ताकि आपकी बीवी, आपके बच्चे इस बीमारी से बच सके। अच्छा मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हमारी जो यंग बच्चियां हैं, मैरिड अनमैरिड, इनमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, ये कहती हैं कि मुझे लिकोरिया है, लिकोरिया वजाइनल डिस्चार्ज, इसके बारे में 2-3 मिनट की कोई ब्रीफ आप, अच्छा वजाइनल डिस्चार्ज, बुरा वजाइनल डिस्चार्ज और लिकोरिया, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? बिल्कुल, यानी अच्छा। बहुत कॉमन वर्ड है लिकोरिया। हाँ हाँ, इज इट अ लिकोरिया डिजीज? पहले तो लाहौर की हर दीवार पे लिखा होता था लिकोरिया का इलाज। आपके जी हर हकीम, हर बंगाली बिल्कुल। बाबे के टॉप ऑफ लिस्ट के ऊपर ये होता है कि लिकोरिया का हाँ जी। आपकी हड्डियां घुल रही हाँ हैं, जी। डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है। कुदरत का निज़ाम ये है कि जो भी चीज़ें हवा के साथ या बाहर के साथ हमारे जिस्म के हिस्से हैं, अल्लाह ताला ने उसको वेट रखना होता है। अगर आप जी इसकी बिल्कुल। मिसाल से ले लें कि अगर आप मुंह के अंदर आप सूख, जब आप गर्मी होगी, मुंह सूख जाएगा, पानी नहीं होगा तो छाले बन जाएंगे। इसी तरह से जो वेजाइना है ये भी इन्वायरमेंट के साथ इन टच है। और अगर इसके अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से ये डिस्चार्ज ना हो, जो कि नॉर्मल डिस्चार्ज है, तो वहाँ भी छाले बनने शुरू हो जाते हैं। फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी डिस्चार्ज चाहिए, एक मॉइस्ट वेट अल्लाह ताला ने एक जगह क्रिएट की हुई है। तो ये डिस्चार्ज जो है ना तो आपकी हड्डियों से आ रहा है, ना ये आपके किसी और जगह से आ रहा है, ये वहीं पे छोटे छोटे गदूद हैं जहाँ से कि ये डिस्चार्ज होता है। अच्छा, अब ये डिस्चार्ज आप कहेंगे कि एकदम से कैसे शुरू हो गया, तो जैसे एकदम से इंसान बड़ा होगा, मेच्योर होगा, उसके सारे सिस्टम मेच्योर होते हैं। जब वो मेच्योर होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप रेडी हैं, ग्रो अप कर गए हैं, आप एडल्ट बन रहे हैं, तो आपके सारे सिस्टम मेच्योर हो रहे हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज जो है, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे ज्यादातर जब भी मैं जाऊंगी मुझे ये सुनने मिलता है, देखें जी आप तो कह रही हैं डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, मेरी दोस्त को तो बहुत कम है, मुझे इतना ज्यादा है। तो जैसे पसीना ज्यादा आता है ऐसे कुछ लोगों को डिस्चार्ज ज्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर आपको ज्यादा है तो दूसरे को भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे पीरियड्स आप देख लें, किसी को हैवी आ रहे हैं, किसी को नॉर्मल आ रहे हैं, किसी को 3 दिन आ रहे हैं, किसी को 5 दिन आ रहे हैं, ऐसे डिस्चार्ज का भी है। नॉर्मल डिस्चार्ज जो है आपका हमेशा बगैर किसी रंग के होगा, कलरलेस होगा, उसके अंदर स्मेल नहीं होगी, वो आपको खारिश या इचिंग नहीं करेगा। अच्छा, अब जो सवाल पैदा होता है कि जी देखें मुझे तो जो डिस्चार्ज है वो उसके अंदर से स्मेल आती है। जब भी स्किन के ऊपर कोई भी डिस्चार्ज लगेगा और वो वहाँ पे सूख जाएगा और ज़्यादा देर लगा रहेगा तो हो सकता है आपको स्मेल दे, लेकिन यूजुअली जो आपका डिस्चार्ज है वो कलरलेस, बगैर किसी स्मेल के, और अमाउंट पे ना जाए, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप के हॉर्मोन्स कितने एक्टिव हैं। तो ये लिकोरिया जो आप कहते हैं, लिकोरिया बेसिकली निकला है, ग्रीक वर्ड है। लिकोरिया का मतलब ये है कि रिया कहते हैं वाटर को, तो ये वाइट कलर का वाटर जो है वो इसकी ओरिजिन ये है। तो ये वाटर आपका कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इट वेरीज। आप अपने साइकिल में भी देखें कि शुरू में माहवारी खत्म होने के बाद जो डिस्चार्ज है थोड़ा कम होगा, फिर मिड साइकिल के अंदर डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा और थिन हो जाएगा, और फिर एंड के ऊपर जाके ठीक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल इस तरह से इसकी वेरिएशंस आती हैं। तो इसके बारे में परेशान ना हो, इससे ना तो आपको बैक एक होती है, ना आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि इसका हड्डियों से कतई कोई ताल्लुक। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। वाकई मैम, लिकोरिया इतना कॉमन क्वेश्चन है कि हर बच्ची को लगता है कि मैं, मेरी तो कमर में दर्द की वजह भी लिकोरिया है। हालांकि इसकी कोई ऐसी रीजन नहीं है। तो आपके थ्रू मैं आज यही सब बच्चियों सबको मैसेज देना चाहूंगी, लिकोरिया कोई बीमारी नहीं है, जो आपके नेचुरल गुदूद है उनकी सेक्रेशन है। और ये जब आपका रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है, आपकी जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं और आप फर्टाइल पीरियड में होते हैं, तो ये नॉर्मल सेक्रेशन है, कम ज्यादा हो सकती है।
एक लिकोरिया, हेल्दी लिकोरिया आप अपने माइंड में रखिए, ना इसका कोई रंग है, ना इसकी कोई बू है, और ना इससे आपको कोई खारिश या दर्द होती है। हाँ, यही डिस्चार्ज, ये लिकोरिया जो पानी आपको पड़ता है, अगर इसमें कोई कलर आ जाए, ब्राउन, रेडिश, रस्टी, या इसमें इचीनेस हो या खारिश हो, दर्द हो, तो फिर इसके लिए आपको रुजू करने की जरूरत है अपने कंसल्टेंट को। अदरवाइज ना आपकी हड्डियां खुल रही हैं, ना आपको कोई सीरियस इसके बारे में बीमारी है। लिकोरिया पानी का आ जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और इंटीमेट हाइजीन को अगर आप मेंटेन करते हैं, जैसे अभी मैम ने बात की है कि जो नॉर्मल भी डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया आ रहा है, अगर वो ज्यादा देर तक आपके जिस्म पर, आपकी पैंटी पर चिपका रहता है, तो फिर तो उसमें बदबू आएगी। तो वो इंटीमेट हाइजीन का अपना ख्याल रखिए, अपने अंडर गारमेंट्स को बहुत साफ सुथरा रखिए, गर्म पानी से धोइए, आयरन कीजिए प्रॉपर तरीके से, और अपना ख्याल रखिए। इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी प्लीज? नहीं, बड़ा अच्छा आपने इसको सम अप किया, बिल्कुल आपने सही मैसेज दिया, और ये देना चाहिए ताकि इन्हें पता चले कि तेरी कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये इस चक्कर में हकीमी पुड़ियां और हकीमी सिरप बहुत चलते हमने देखे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, अपने आप को गैर जरूरी मेडिसिन से बचाएं और अपने सिस्टम्स को नॉर्मल रहने दें। फीमेल्स के लिए देखें, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है, फर्टिलिटी होती है। जब आप गलत मेडिकेशन करते हैं या आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका जो आगे फर्टाइल पीरियड है, रिप्रोडक्टिव एज है, उस पर इसके तमाम आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स वहां तक जाते हैं। इसलिए आपने कोई हकीमी सिरप या फकियां नहीं खानी, ये नॉर्मल बात है। जी मैम, आप कुछ एसटीडीज को सम अप करके कोई मैसेज पाकिस्तानी पब्लिक को स्पेशली देना चाहेंगी? आपका हमारा सेशन बहुत जबरदस्त रहा, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो यही एक पैगाम है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो खुद से ट्रीटमेंट कर करके होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुद ट्रीट करते हैं, या आप क्वैक्स के पास जाते हैं, या आप नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं, और स्पेशली वजाइना के अंदर चीज़ें इंसर्ट कराते हैं, तो होता क्या है कि इन्फेक्शन जो कि बहुत आसान से ट्रीट हो रहे हैं, बड़े आराम से आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन आपके अंदरूनी हिस्सों पे पहुंच जाते हैं। और फिर जब अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाएंगे और वो आपके यूट्रस को, आपकी ट्यूब्स को मुतासर करेंगे, तो मुस्तकिल आपके पेट के नीचे हिस्से में दर्द रहेगी, फिर आपको पीरियड्स पेन के साथ आएंगे। उसके बाद जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और मेरा बच्चा नहीं हो रहा, और आप देखेंगे कि ट्यूबें बंद हैं, तो आपकी डॉक्टर हैरान होकर कहेगी भाई तुम्हें ना तुम्हारा कोई ऑपरेशन हुआ है ना कुछ और हुआ है, तो ट्यूबें कैसे बंद हो गई? अब जब आप कहेंगे कि नहीं नहीं अच्छा, फिर आप याद करेंगे कि नहीं मेरी तो इस वजह से बंद हो गई कि मैंने फलानी दफ़ा ये किया था। जैसे ट्यूबें वॉश कराने पहुंच जाते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इन्फेक्शन है जो आराम से ट्रीट हो सकते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। टाइम के ऊपर अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से रब्ता करें और जो आपको कह रहे हैं उसको फॉलो करें। दूसरी बात ये है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप कॉन्डम यूज़ कर ले तो बहुत सारी ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उससे आपका बचाव हो जाता है। ठीक है, जब आपने बच्चा पैदा करना है आप मत प्रिकॉशन दें, आप कोई और तरीका भी यूज़ ना करें, लेकिन अदरवाइज अगर आप कॉन्डम यूज़ करें विद एवरी सेक्सुअल एक्ट, तो आपका बचाव का बेहतरीन तरीका है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया मैम। वाकई प्रिवेंशन, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की प्रिवेंशन को अगर हम एड्रेस करेंगे, तो हम कहेंगे कि आप कॉन्ट्रासेप्शन तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्डोम यूज कर लेते हैं, चले अगर आप रूटीन में नहीं कर रहे और आपको डाउट है कि आपको या आपके पार्टनर को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है या कोई एक्सपोजर है, तो कॉन्डोम इज द बेस्ट प्रिवेंशन। और दूसरा ये है कि आज के इस पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन का और मैम की पूरी डिस्कशन का, उनके कीमती वक्त का हमें हासिल हो जाएगा अगर आप हमारी बात समझें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करना बुरी बात नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है, आपको फ्री मेडिकेशन मिल जाती है। और यकीन करें कि इनमें से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो तो अर्ली स्टेज पे 100% क्योर हो जाती हैं,
लेकिन जब आप बाबों पर जाते हैं और हकीमों पर जाते हैं और जैसे वजाइनल इंसर्शंस बहुत ज्यादा आती हैं मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की, तो ये वाकई इतना कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं ये डिजीजेस के आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो सकते हैं। जैसे मैडम ने ट्यूबों के बंद होने की बात की है, जब ये इन्फेक्शन चले जाते हैं आगे तक आपके जिस्म में तो फिर वो ट्यूबें बंद हो जाती हैं, और जब ट्यूबें बंद हैं तो नेचुरल तरीके से बच्चा कैसे पैदा होगा। तो खुदारा अपने ये इन्फेक्शंस को नॉर्मल जैसे नजला जुकाम बुखार बाकी बीमारियों को ले रहे हैं, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को भी अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को एक्सेप्ट कर लीजिए, इससे नफरत ना कीजिए, इसको छुपाइए मत, ये कोई बुरी बात नहीं है। ना आपका डॉक्टर आपसे ये कहेगा कि हाँ ये आपको क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपके वीकेंड पे हमने आपका कीमती वक्त लिया और आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पर ये जो आज का हमारा सेशन है इस पर हमने जिस तरह से मैम से क्वेश्चन किए और उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ये बहुत हेल्प करेगा। खास तौर पे हम चाहते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज के लोग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, वो ये प्रोग्राम जरूर सुने और इससे इस्तेफादा हासिल करें। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। और एंड पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर फिजा का, जो कि हमारी एफजे एलुमनाई की प्रेसिडेंट है 2021 के लिए, उमैर जो कि हमारे आईटी पर्सन है, मोजमा कोमल चौहान जो कि हमारी मॉडरेटर हैं, और मैम आपका बहुत शुक्रिया। और एफजेएमयू जिंदाबाद, एफजे काना जिंदाबाद। हम सब एफजे के ग्रेजुएट्स हैं, मैम हमारे टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, और हमारे बाद जो स्टूडेंट्स हैं हम चाहेंगे कि वो इस कारवां को लेकर ऐसे ही चलते रहें। जी मैम, क्लोजिंग में चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के बारे में कह दें। बिल्कुल, थैंक यू समीना, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगी, शुक्रिया अदा भी करूंगी आपका कि आपने मुझे मौका दिया इतने अहम अवामी जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने का, जिसके ऊपर बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस थी। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस दूर हुई होंगी। दूसरी बात, फिजा की लीडरशिप को, डॉक्टर फिजा जो हमारी एफजे एलुमनाई की प्रेसिडेंट हैं, उनका ये इनिशिएटिव है आप दोनों का मिलके, माशाल्लाह मेरा ख्याल है ये अवामुन नास की आगाही के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप लोगों को अपना एक थोड़े से टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम सारे एफजेआइट्स हैं, वी आर प्राउड एफजेआइट्स, और आज हम जो भी कुछ हैं अपने अल्मा मैटर या फातिमा मेडिकल कॉलेज या फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी की वजह से हैं। और अगर हम ये काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हम अपने दर्सगाह का या अपनी अल्मा मैटर का नाम ही रोशन कर रहे हैं। लॉन्ग लिव एफजे, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। तो आज के सेशन को उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जहां तक आपका मैसेज पहुंचा सकते हैं उसमें हमारे साथ शामिल होइए। और जनरल पब्लिक, खास तौर पे जो तबकात बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है जिनमें, उन्हें जरूर ये प्रोग्राम, अगर आप उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि उनके पास लैपटॉप से मोबाइल नहीं, प्लीज आप उन्हें ये दिखाइए, उन्हें ये सुनाइए। ये आपकी तरफ से एक सबका जारिया होगा। नेक्स्ट संडे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइए प्रिवेंशन के इस सफर में हमारे साथ शामिल हो जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।